स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, अभी तक हम इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म कर चुके, एरोमेटिसिटी वगैरह के बारे में आपको बता चुके, रिएक्शन इंटरमीडिएट ख़त्म हो चुके। देखो, ध्यान रखिए, जो काम हम 1 आवर के अपने नॉर्मल बैच के दौरान करते हैं वही ऑनलाइन क्लास के अंदर हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर 1 आवर की ऑनलाइन क्लास देखें तो वो 2 नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस के बराबर होती है, और अगर हम हाफ एन आवर की कोई भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वो पूरे के पूरे बैच के बराबर होती है। तो जनरली हम बैच के दौरान जो एक दिन में पढ़ाई करते हैं उसी के विद रिस्पेक्ट उसी पेस पे हम आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ एक दिन में पढ़ा दी जाए और आप सारी की सारी चीज़ें याद कर लें, वो भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो अभी उसके लिए चैनल पे अवेलेबल है बेशक से फुल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय प्रदीप शर्मा। आप टाइप कर दो यूट्यूब के ऊपर, आपके पास पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास आ जाएगी। आप चाहे तो उसको पूरी की पूरी क्लास को एक बार में बैठ के देख सकते हो। लेकिन जो अपने पेस के विद रिस्पेक्ट काम करना होता है, जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा परमानेंट होती है, ज़्यादा लंबे समय तक होती है। तो कोशिश यही कीजिए कि कम से कम जो चीज़ें हर रोज़ की हैं उनको भी कीजिए, पिछले वीडियो से पिछली क्लासेस को भी रिवाइज कीजिए, ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें और एक स्मूथ एक रेगुलर लेवल पे पढ़ाई चलती रहे। सब कुछ एक ही दिन में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरा साल पढ़ा हुआ है, आपको हर सब्जेक्ट को साथ लेके आगे बढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह इस्तेमाल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन भी रेजोनेंस को कहा जाता है। अक्सर हमारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का जवाब आइदर रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे होता है या इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे होता है। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस की कई अलग अलग तरह की डेफिनेशन रहती हैं, लेकिन वो डेफिनेशन एक बेसिक मेथड से आगे नहीं बढ़ती। मैं बिल्कुल शुरुआत से बेसिक मेथड से आपको यहाँ चीज़ें बताता हूँ। इसकी पहली डेफिनेशन यहाँ से नोट करना, एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, इन मोर देन वन स्ट्रक्चर। जब कोई एक स्पीसीज एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, जब कोई स्पीसीज एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, जब किसी मॉलिक्यूल या आयन की सभी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती, उसे रेजोनेंस के नाम से पहचानते हैं। जैसे बेंजीन के आप इन 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, पहला स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है। देखने में फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन गौर करो, यहाँ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में बताया जाता है, ऐसे ही CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटाडाइन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी तो इसके इसी स्ट्रक्चर से बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हमें इसका ये स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑर्गेनिक में आगे पढ़ोगे आप, इनमें रिएक्शन होती हैं 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन, और इस तरह की रिएक्शन को बताने के लिए दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक स्पीसीज़ एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में बताई जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ध्यान दो, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके इस न्यूट्रल स्ट्रक्चर से मालूम पड़ती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हमें इस तरह के स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी स्पीसीज़ में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज किए जाते हैं, प्रिडिक्ट किए जाते हैं, ताकि हम उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, सभी प्रॉपर्टीज़ को बता सकें। इस फिनोमिना को रेजोनेंस के नाम से पहचाना जाता है। तो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, इसे रेजोनेंस के नाम से पहचाना जाएगा। रेजोनेंस के बारे में 1-2 बातें ध्यान रखेंगे। दे डिफर इन, दे का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड्स ओनली and not
फॉर एटम, यानी जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें डिफरेंस आएगा, या तो बॉन्ड्स की पोजीशन का डिफरेंस आएगा, या लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का डिफरेंस आएगा। जो एटम जहां है वो वहीं रहेगा, एटम की पोजीशन डिसलोकेट नहीं होगी, चेंज नहीं। जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन यहाँ है, कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, यानी एटम की पोजीशन नहीं बदली। हाँ, यहाँ पहले 2 बॉन्ड थे लेकिन अब वहाँ 3 बॉन्ड है, तो फर्क है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स में फर्क आ गया, लेकिन एटम की पोजीशन में नहीं। यहाँ CH2, वहाँ CH2, यहाँ CH, वहाँ CH एंड सो ऑन। एटम की पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया, लेकिन बॉन्ड्स की पोजीशन में यहाँ पाई बॉन्ड था, अब ये उठ के बीच में चला गया। तो अगर आपके स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन में फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन में फ़र्क है, उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, बात तभी बनेगी जब साथ साथ इन चीज़ों को नोट भी करोगे, या पहले वीडियो समझ लो और फिर उसके बाद इसको देख के अपने नोट्स बना लो, लेकिन साथ साथ करना पड़ेगा। अगर आपके स्ट्रक्चर में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और सेकेंड पीरियड मैंने कहा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये हैं सेकेंड पीरियड के एटम। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, इसके पास 2 और 2 4, और बॉन्ड्स में 2 2 मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 बॉन्ड अटैच हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने हो गए 8, और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही उन ऑक्सीजन के पास भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हो कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पहचानो इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये आपको पहचानना है। नाउ लेट विच इज़ नॉट रेजोनेटिंग। मैंने पहला जवाब आपसे पूछा, बताएं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये है आपके पास CH3 CHO, और ये बना CH2 COH और H। दूसरा स्ट्रक्चर CH2 CH CH3, और यहाँ बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C। all of them are non-resonating। अब आपसे पूछा कि इनमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब ध्यान से 2 पॉइंट सामने लिखे हुए हैं और ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। जब 2 स्ट्रक्चर्स में अगर सिर्फ बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन का ही फर्क है, पोजीशन का, एटम की पोजीशन का फर्क नहीं है, तो वो रेजोनेटिंग कहलाया जाता है। यहाँ देखो, ये है CH3, ये है CH2, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के इधर चला गया, एक हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पे चला गया और पाई बॉन्ड आ गया। नो डाउट बॉन्ड्स की पोजीशन बदली, लेकिन साथ साथ एटम की पोजीशन ही बदली। अगर एटम की पोजीशन बदली वो रेजोनेंस नहीं है। दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बारे में क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर बी के बारे में, रेजोनेटिंग है या नहीं है, क्या कहते हो? व्हाट इज दिस, रेजोनेटिंग और नॉट? ध्यान से देखने में कई बार हमें ऐसा लगता है ये एक इल्यूजन है, ये बहुत बच्चों से गलती करवाता है। पाई बॉन्ड यहाँ से हट के इधर चला गया तो बच्चे कहते हैं रेजोनेटिंग। अरे हरगिज नहीं, ये CH2 है और यहाँ पर यही CH3 है, यानी यहाँ पर हुआ क्या, एक हाइड्रोजन उठ के इधर आ गया और पाई बॉन्ड इधर चला गया। एक हाइड्रोजन उठ के इधर आ गया तो ये CH3 हो गया, पाई बॉन्ड इधर चला गया, एटम की पोजीशन बदली, तो ये रेजोनेटिंग नहीं है। ऑल ऑफ देम आर नॉन रेजोनेटिंग। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कई बार मल्टीपल चॉइस में हम ये देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है आगे नहीं बढ़ते। अरे ये तो जवाब आएगा ही नहीं, जवाब तो आपका ये आएगा कि इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग नहीं है। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए,
थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपके जवाब सही रहेंगे। अब ज़रा इनको बताना मुझे, आगे आपसे पूछता हूँ। ए CH3CO और ठीक ढंग से थोड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। दूसरा स्ट्रक्चर है CH3OH और यहाँ इस तरह से। बी हमारे पास CH3CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH और साथ में CH3COOH, ये आपके पास है। तीसरा स्ट्रक्चर CH3COOH। अब ज़रा इन तीनों स्ट्रक्चर में देख के पहचानो कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक से ज़्यादा ऑप्शन लगते हैं तो उसके बारे में जवाब दो। 3 स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने, पहचान। पहले तो यही देख लो कि एटम की पोजीशन बदली है या नहीं बदली है। सिर्फ बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही बदलनी चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड O, लेकिन वहाँ O के साथ H, यानी ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ गया। अगर एटम की पोजीशन बदली है तो कुछ और देखना ही नहीं है, वो रेजोनेटिंग है ही नहीं। यहाँ देखो CH3 CH3, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यानी इसमें देखो कहीं भी एटम की पोजीशन का बदलाव नहीं, जो एटम जहाँ है वो वहीं प्रेजेंट है। हाँ, पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अब पाई बॉन्ड वहाँ है। अगर सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन बदलती है ये इलेक्ट्रॉन की, वो रेजोनेटिंग होगा, ये रेजोनेटिंग है। यहाँ देखो CH3 CH2, पहले में फ़र्क दिख गया, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन बदली। हुआ ये, एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड इधर आ गया। अगर एटम की पोजीशन बदलती है तो रेजोनेटिंग नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता था कि भाई पहचानो इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग है, कौन सा रेजोनेटिंग नहीं है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब आपके पास जवाब है कि कौन सा रेजोनेटिंग है, कौन सा नहीं है। आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन जो रेजोनेंस के बेसिस पे आते हैं। साथ साथ क्वेश्चंस के या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियोस को बेशक से सेव कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या दोबारा देख लेना, जैसे भी सही। मैंने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में ये क्लासेस तो हैं, लेकिन उसके बाद इसमें से काफ़ी क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी जिसको आप बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो ये इस वक्त आप ज़रा इस चीज़ का बेनिफिट बेशक से उठा लो कि जितनी भी क्लासेस इस वक्त अवेलेबल हैं, बार बार देख के उनको पहले ही अच्छे से याद कर लो, अच्छे से उसको अपनी मेमोरी में रख लो आप। नाउ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ कहाँ रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस की पहली कंडीशन है प्लेनर मॉलिक्यूल। आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। अब ये मैं GOC के पहले लेक्चर में आपको करवा चुका था, रिमाइंड करा देता हूँ कि प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा था एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सभी कार्बन प्लेनर हैं, जिसमें सभी एटम प्लेनर हैं, सभी कार्बन प्लेनर हैं, उसे प्लेनर मॉलिक्यूल कहा जाता है। और प्लेनर कार्बन मैंने क्या बताया था, याद करो। प्लेनर कार्बन मैंने बताया था जिसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग। तो मैंने और आसान शब्दों में कहा था कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसा कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन उसके पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन अगर उसके पड़ोस में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो प्लेनर होगा। और अगर एक मॉलिक्यूल में सभी कार्बन ऐसे हैं तो उसे प्लेनर मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है यानी प्लेनर, ये वाली कंडीशन। ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है प्लेनर, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है प्लेनर, यानी यहाँ ये कार्बन भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर।
सभी कार्बन प्लेनर हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल इसको कहलाया जाएगा। ऐसे ही ज़रा इस मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसको देखो, क्या ये प्लेनर है या नहीं है? कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, ये कंडीशन, यानी ये प्लेनर। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, प्लेनर। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड, प्लेनर। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड, प्लेनर। पॉजिटिवली चार्ज, प्लेनर। सभी कार्बन प्लेनर हैं, तो इस वजह से ये सारे एटम एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में। और अगर ये सारे एक ही प्लेन में हैं तो ये स्पीसीज कैसी होगी? प्लेनर। और जो स्पीसीज प्लेनर है वहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, इस बात को भूलिएगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, ये मैंने पहले भी कहा था। सपोज मेरे पास ये स्पीसीज है, इस तरह से आपको यहाँ स्पीसीज दी गई है, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया। अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है देखने में मैं इसको स्ट्रक्चर बता दूं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम एक ही प्लेन में है, 2 4 6, और ये 2 एटम अबव द प्लेन। 6 एटम एक प्लेन में है और 2 अबव द प्लेन। अगर जो एटम एक ही प्लेन में वो तो प्लेनर हो गए, लेकिन जो अबव द प्लेन है वो कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। और अगर किसी में नॉन प्लेनर एटम है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हुआ? नॉन प्लेनर। तो ये कैसा हुआ? नॉन प्लेनर। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ये कैसा हुआ? नॉन प्लेनर। भूलेगा नहीं। अब मैं आपको इसी तरह से एक ये मॉलिक्यूल दे के पूछूं आपसे, भाई ये बताओ क्या ये प्लेनर है या इसमें रेजोनेंस होगा? गौर से हर एक एटम को कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन, प्लेनर 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 प्लेनर, सभी एटम प्लेनर। तो इस तरह से इस कंडीशन को भूलेगा नहीं। सभी एटम अगर एक ही प्लेन में हैं तो उसे प्लेनर कहा जाता है। प्लेनर होना पहली कंडीशन है रेजोनेंस की, इस बात को समझना। दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन का होना। कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस की दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन। मैं याद दिला दूं आपको, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेशन मैंने पहले ही बताया था, फिर रिमाइंड करवा देता हूं। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को, इसके 2 नाम होते हैं। इसे अलाइलिक कार्बन भी कहा जाता है और इसे कॉन्जुगेटेड कार्बन भी कहा जाता है। अलाइलिक भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड भी कहते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, इस कंडीशन को कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। बहुत ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर इनमें से कुछ भी है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कंडीशन, ये देखो, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो ये कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन। मल्टीपल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन। मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन के इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा ना अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या है? कॉन्जुगेशन। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो भी ये क्या है? कॉन्जुगेशन। तो आपके स्पीसीज के अंदर प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन हैं तब तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लेनर के एक्सेप्शन याद रखना। प्लेनर का एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, ब्रिज कंपाउंड, जहां प्लेन से ऊपर हटके बॉन्ड होता है, और एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये 2 एग्जाम्पल एक्सेप्शंस में हैं। इन 2 एग्जाम्पल्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मेरा क्वेश्चन आता है, आपको बताना है, इन विच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये मैंने पूछा। ये है पहला मॉलिक्यूल, ये है आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल, और ये है आपके पास तीसरा मॉलिक्यूल,
और आपसे पूछा गया कि कहां पे रेजोनेंस नहीं है। कंडीशन 2, पहली कंडीशन प्लेनर, 2 कंडीशन देखनी है, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, 2 कंडीशन, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड एंड सो ऑन, दिस इज प्लेनर, रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड पॉजिटिव चार्ज, सभी कंडीशन ये भी प्लेनर है। लेकिन वहां पर आप देख सकते हो क्योंकि ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, वो प्लेनर नहीं है। या हम इन कंडीशन को ऐसे ही लिख लें कि पहले हम प्लेनर की बात कर रहे हैं, पहले हम प्लेनर, तो ये हमने प्लेनर करैक्टर देख लिया कि भाई प्लेनर करैक्टर इसमें है, इसमें है। फिर कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन अभी बताया था, कॉन्जुगेशन क्या था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, गौर से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सारे में कॉन्जुगेशन, ठीक है। डबल सिंगल पॉजिटिव, याद करो मैंने भी क्या बताया था, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन होता है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन होता है, इसमें है डबल सिंगल नहीं है, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि प्लेनर भी नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है। एमसीक्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कंडीशन नहीं है, आपको वो कंडीशन भी प्रेडिक्ट करनी होती है। तो इस तरीके से आपको अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना है। फर्दर देखो कहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ CH2CHCl मॉलिक्यूल नंबर 1, CH3CH2Cl मॉलिक्यूल नंबर 2, नाउ दिस इज रिंग एंड Cl, और यहाँ पर ऐसे ही आपके पास ये है। अब जल्दी से बता दो कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा बताओ। प्लेनर और कॉन्जुगेशन दोनों कंडीशन देखनी है, कॉन्जुगेशन से ही बात बन जाएगी। आप ज़रा पहचानो, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड प्लेनर भी है। सिंगल कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। फर्स्ट में और फोर्थ में रेजोनेंस होगा क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन को सपोर्ट करता है, प्लेनर को भी करता है और उसके साथ साथ कॉन्जुगेशन को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। अब ज़रा बताना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से, आपके पास ये स्पेसेस A, B एंड देन इट इज C, और फिर मैं देता हूँ अगली स्पेसेस। आपने बताना है कहाँ पे रेजोनेंस नहीं है और क्यों नहीं है। जल्दी से चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में इन 4 में से कहाँ रेजोनेंस नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिया गया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं उनमें से लिया गया है। कहाँ रेजोनेंस है या नहीं है ये आपको प्रेडिक्ट करना होगा, बताना होगा गौर से। कंडीशन देख लो, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन तो सभी में है, यानी कॉन्जुगेशन से फैसला नहीं हो पा रहा, वो तो सभी में है। प्लेनर देख लो, प्लेनर से बात बन जाए। डबल बॉन्डेड एंड सो ऑन, प्लेनर। डबल बॉन्डेड कार्बन प्लेनर, ये भी आपका डबल बॉन्डेड और पॉजिटिव चार्ज प्लेनर। यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी देखने में तो ये भी प्लेनर दिख रहा है। कॉन्जुगेशन भी सभी में है, प्लेनर भी दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले के वीडियो में अगर रिवर्स करके सुन सकते हो तो रिवर्स करके सुन लेना, मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे प्लेनर के। मैंने 2 स्पीसीज बताई थी जो एक्सेप्शन है, जो प्लेनर नहीं होते। एक तो बताया था ब्रिज कंपाउंड, जहां अबव द प्लेन होता है, और एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। गौर करना, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसमें 8 कार्बन हैं। ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन,
देखने में प्लेनर लगता है लेकिन ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता है और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ही इस तरह से बनेगा कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ोगे, आप नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए तो हो सकती हैं लेकिन नीट और जेईई मेंस के लिए नहीं हो सकती। जो बच्चे नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही होगा। एजुकेटर ही आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से समझना है, कैसे इनको बताना है, तभी जाके आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो, वरना ये चीज़ें परेशान ज़रूर कर सकती हैं। अब ज़रा लास्ट में सीखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने नहीं बताए, बनाने नहीं बताए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, वो मैंने नहीं बताया। लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो रेजोनेंस के ऊपर आती है। देखो ये भी ट्रिक हो गई कि रेजोनेंस तो आता नहीं है बट हाँ इस लायक ज़रूर हो कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप जानते हो कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। याद रखना जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन होंगी उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, एक्सेप्ट बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। 3 मॉलिक्यूल पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं है। बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, तीनों मॉलिक्यूल का नाम अलग से लिख लेना। बेंजीन क्या होता है मैं याद दिला दूं, दिस इज बेंजीन, दिस इज योर नैफ्थलीन, दिस इज योर नैफ्थलीन एंड दिस इज योर एंथ्रासीन। इन पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, बाकी हर एक पे अप्लाई होता है कि जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन होंगी उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। अब कॉन्जुगेटेड पोजीशन किसे कहते हैं, देखो पहला एग्जांपल CH2CH, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, यानी इसके कॉन्जुगेशन में ये है और इसके कॉन्जुगेशन में ये है, तो कॉन्जुगेट पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 2, तो इसमें कॉन्जुगेट पोजीशन कितनी होगी 2। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने बनेंगे इसके 2 बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ऐसे ही मैंने आपको दिया CH2CH, CH2 पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन कहाँ है, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। पहली कॉन्जुगेट पोजीशन ये है, दूसरी कॉन्जुगेट पोजीशन ये है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 2। जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस बात को याद रखना होगा आपको। अब ज़रा इसको देखो, ये यहाँ रिंग है और इस रिंग में क्लोरीन है और इस क्लोरीन में यहाँ पर ये है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर आप बुक में देखते हैं ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ते हैं, तो क्या काउंटिंग में भी हम 5 बोलेंगे, नहीं। जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन, चेक द कॉन्जुगेटेड पोजीशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सारा कॉन्जुगेशन में है। डबल सिंगल लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो अगर मैं ये कहता हूं ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन और लोन पेयर चौथी पोजीशन, 4 हैं कॉन्जुगेटेड पोजीशन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पे 4 बनेंगे। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होंगे, इस बात को याद रखना होगा आपको। आगे देखो जरा, द नेक्स्ट वन, मैं कहता हूं मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, बताओ इस मॉलिक्यूल में कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितनी है, कैन यू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन इन दिस स्ट्रक्चर जो आपस में कॉन्जुगेशन में है। डबल सिंगल डबल ये तो कॉन्जुगेशन में, तो नंबर 1 है, नंबर 2। डबल सिंगल सिंगल, भाई यहां तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेटेड पोजीशन इस तरफ तो है ही नहीं। डबल सिंगल सिंगल यहां भी नहीं, तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन कितनी हुई 2, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस, हद से हद 2 बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन है ये पहचान करना ज़रूरी है। ज़रा यहाँ पर अगली स्पीसीज दे रहा हूँ, चेक द कॉन्जुगेटेड पोजीशन कि इस स्पीसीज में कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन आती हैं, ज़रा जल्दी से काउंट करो।
ताकि अगली क्लास में हम इनकी एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में और चीज़ें समझ सकें। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन कहा जाता है इसको। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं सीखे हैं, लेकिन इतना बता ज़रूर सकते हो आप, इस लायक ज़रूर बना दूंगा कि आप बता सको कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। काउंट करो, कितनी कॉन्जुगेटिव पोजीशन बोलते हैं आप? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ कॉन्जुगेशन है, और यहाँ कॉन्जुगेशन, यानी सारे में। तो आई कैन से पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, टोटल 10 कॉन्जुगेटेड पोजीशन हैं और टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होंगे, बनेंगे। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेटेड पोजीशंस के बारे में समझ पाएंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे। अगली क्लास के अंदर हम इसके एप्लीकेशन और टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में पहचानेंगे, लेकिन यहाँ तक की चीज़ को अच्छे से याद करके रखना। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।